हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड, अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमने प्लेलिस्ट बना दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके सारी वीडियो स्टडी कर सकते हैं। पेट एग्जामिनेशन 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी जीके एवं जीएस के। तो सेट नंबर है 23, ठीक है। इससे पहले 22 सेट हम आपको दे चुके हैं, यानी प्रोवाइड करा चुके हैं। आपके अप्रैल मंथ में जो है पेट एग्ज़ाम होने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। ओके, सो हेलो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, व्याख्या भी साथ में आप सुनिएगा, क्योंकि जब भी आप डिटेल्स नहीं सुनेंगे ना तो आपको कुछ मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्वेश्चन होगा, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी हम्पी में, ठीक है। हम्पी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक के हम्पी या विजयनगर में विरूपाक्ष या पंपाती मंदिर जिसे कहते हैं वो स्थित है, ठीक है। ये कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलोर शहर से 350 किलोमीटर दूर है। ये मंदिर भगवान शिव के नाम अर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। इस मंदिर को 1500, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 1509 ईस्वी में विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने। कब बनवाया था? 1509 ईस्वी में। डेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक नोटबुक ले लीजिए, जिसपे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा, ठीक है, अगर आपको पेट एग्जाम निकालना है और सिलेक्शन लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया। देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है, बिहार स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी मलिक जानी। तो अब आइए जानते हैं मलिक जानी के बारे में। इल्तुतमिश यानी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था 1229, ठीक है। 1229 ईस्वी में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल एवं बिहार पर पूर्ण अधिकार किया। उसने बिहार के सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया? मलिक जानी को। ये क्वेश्चन देखिए पीसीएस एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और कब किया था? 1230 ईस्वी में, ठीक है। ये भी डेट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स के लिए कभी कभी डेट आपको देंगे, यानी वो लोग देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर सबसे पहले आक्रमण कब किया था। यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है चुनार दुर्ग के बारे में। सो फ्रेंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 1531 ईस्वी में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बाबर के 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर के मृत्यु के 4 दिन पश्चात हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1531 को हिंदुस्तान में सिंहासन पर बैठा, ठीक है। 1530 को वो सिंहासन पे बैठता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 1531 ईस्वी में कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव पर अपना पहला आक्रमण किया, ठीक है। यानी 31 में क्या है, वो आक्रमण करता है, वो असफल रहता है, सफल नहीं होता है। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने पहली बार चुनार पर घेरा डाला। उस समय यह किला अफगान नायक शेर खां के अधीन था, ठीक है। शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने लड़के कुतुब खां के साथ एक अफगान सैनिक टुकड़ी मुगलों की सेवा में भेज दी, ठीक है। तो यहाँ तक तो डाउट क्लियर, यानी चुनार दुर्ग पे सबसे पहले आक्रमण किया था 1531 में, ठीक है। और 1531 में कलिंजर पे किया था, जो असफल हो गया था। उस समय वहाँ का राजा कौन था? रुद्रदेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लगान निर्धारण का तरीका। अब देखिए, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। मध्यकाल में कर यानी टैक्स निर्धारण की अन्य प्रणालियों में सबसे पुरानी और सामान्य प्रचलित प्रणाली बटाई अथवा गल्ला बख्शी थी। इसे बाओली भी कहा जाता था। इस प्रणाली के अंतर्गत फसल का किसान और राज्य के बीच एक निश्चित अनुपात में बंटवारा किया जाता था।
इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व निर्धारण 3 प्रकार से होता था। पहला होता था खेत बटाई, दूसरा होता था लंक बटाई और तीसरा होता था रास बटाई। ठीक है, बटाई प्रणाली में किसान नकद या अनाज के रूप में कर देने के लिए यानी टैक्स देने के लिए स्वतंत्र होता था। अगर यहाँ तक डाउट क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में हमें यस लिख के कमेंट करना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक इसे राइट ऑप्शन यानी बिहार आकर 1576 ईस्वी में आक्रमण किया और पटना पर अधिकार कर लिया। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में घोषित कर दिया गया। तो 1576 इज राइट ऑप्शन। डेट याद रखिएगा, डेट ही काफी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? भैया यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के बारे में। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी हेस्टिंग्स से, लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बात हो रही है। तो थोड़ा से ध्यान से हम इसे समझ भी लेते हैं और ध्यान से सुनिएगा, पेन लेके बैठिए और नोट करते रहिएगा, हमारी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित थे। ठीक है, इस नीति के अनुसार कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया, अर्थात अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित हैं। पहला है कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष। नंबर 2 सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति। नंबर 3 अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। नंबर 4 अधीनस्थ संघ की नीति। नंबर 5 बराबर के संघ की नीति। ठीक है, तो यहाँ तक तो सभी को डाउट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है अमृता बाजार पत्रिका के बारे में क्वेश्चन। ठीक, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी शिशिर कुमार घोष। अब आइए समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा से ध्यान से सुनिएगा। अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में, ठीक है 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी के देशी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। ठीक है, हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। तो यहाँ तक तो सभी को डाउट क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। समझ रहे हैं, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। तो ये था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन, जिसे किया था अरविंद घोष ने आसान लफ्जों में। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंग्रेजों के समय में भारत का कौन सा राज्य अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है अफीम के बारे में। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी बिहार स्टेट इज द राइट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो बेटा इसको फट से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपके पेट एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है अखिल भारतीय किसान सभा की। देखिए एग्जाम देने से पहले ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, तभी समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है और हमें आंसर क्या देना है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी स्वामी सहजानंद। अप्रैल 1936 की बात है।
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कहानी की तरह सुनिएगा। अप्रैल 1936 की बात है, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। यहाँ तक डाउट क्लियर? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पे है? देखिए ये तो वेरी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आना चाहिए भैया। चलिए हम बता रहे हैं, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी चिनाब इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ये हुआ था 2008 में। इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री जी है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको फौरन यानी फटाफट नोट कर लेना चाहिए। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी हिंद महासागर में। ठीक है, 90 ईस्ट रीज कहाँ पे स्थित है? आपके हिंद महासागर में। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा। ठीक है, नॉट। ओके, तो अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट आना चाहिए आंसर। अगर इसका आंसर नहीं दे पाए तो पेट एग्ज़ाम देना तो बेकार ही भैया। और हमें लग रहा है जो भी हमारे वीडियो से पढ़ रहा ना 95% करते हैं क्लियर कर देगा वो पेट एग्ज़ाम। 100% की बात नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 5% तो ऐसे हैं जो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यहाँ पे विश्व के बारे में बात हो रही है। चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे विश्व के बारे में बात हो रही है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी चीन इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, विश्व में क्रमशः कोयला उत्पादन करने वाला देश जो है चीन है, इसके बाद यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी चीन, अमेरिका, भारत, उसके बाद आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सागरीय लवणता यानी समुद्र के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी नदियाँ। अब देखिए यहाँ से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से कुछ व्याख्या भी समझ लीजिए और सुन लीजिए और अपने माइंड में दिमागों में थोड़ा सेट कर लीजिए। ठीक है, सागरीय जल में मिलने वाली लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। महासागरों की उत्पत्ति के समय ही अधिकांश लवण उसके जल में घुल जाते हैं। उसके पश्चात स्थानीय भागों से प्रवाहित होकर सागरों में गिरने वाली नदियां तथा लहरों में तटीय भागों के किए जाने वाले अपरदन के परिणामस्वरूप लवणों की कुछ न कुछ मात्रा क्या निरंतर महासागरों में मिलती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सागरीय लवणता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा नदियाँ इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्चुरी शब्द किससे संबंधित है? एस्चुरी शब्द, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी बीमा से एस्चुरी शब्द का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूंजी बाजार से आशय क्या है? ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बात किसकी हो रही है? पूंजी बाजार के बारे में बात हो रही है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी शेयर बाजार। समझ रहे हैं, पूंजी का मतलब ही शेयर हो गया। पूंजी बाजार शेयर बाजार से संबंधित है। उद्यम की दीर्घकालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला बाजार पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट कहलाता है। प्रायः कंपनियां अपने शेयर बेचकर दीर्घकालीन वित्त एकत्र करती हैं, जिसे वे अस्थायी परिसंपत्तियों की खरीद पर व्यय करती हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है यानी शेयर बाजार इज राइट ऑप्शन।
कितने लोगों को इसका आंसर मालूम था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मेट की रसीद से। ठीक है, आयात की प्रक्रिया मेट की रसीद से प्रारंभ होती है, यानी आयातक सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के पास आयात के लिए अभीष्ट विदेशी विनिमय हेतु आवेदन करता है। ठीक है, तभी ये क्या है, इसकी प्रक्रिया आरंभ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ईसीजीसी, विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है। ईसीजीसी का उद्देश्य निर्यात ऋण के जोखिम को कवर करते हुए विदेशी व्यापार का संवर्धन करना। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने, निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति कब मिली? समझ रहे हैं क्वेश्चन को, समझ में रहे हैं? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1994 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, निजी क्षेत्र के कोषों को भारत में अनुमति मिली, सॉरी 1993। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, यानी जो भी निजी क्षेत्र के साझा कोष हैं उन्हें भारत में 1993 में अनुमति मिली। भारत में 1963 में संसदीय अधिनियम द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई का गठन, 7 साझा कोषों की स्थापना हुई थी। यूटीआई द्वारा पहले साझा कोषों यानी यूएस 64 का प्रारंभ 1964 में किया गया था। 1987 से यूटीआई के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं बीमा कंपनियों द्वारा भी साझा कोष प्रारंभ किए गए। निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति 1993 में मिली। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ही काफ़ी है, 1993 इज राइट ऑप्शन। सो फ्रेंड, बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट में सुझाव दे सकते हैं या वीडियो के बारे में बता सकते हैं, वीडियो और किस टॉपिक पे बनानी है और वीडियो कैसी लगी। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।